जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम अरस्तू के क्रांति संबंधी विचारों पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उसकी रिवोल्यूशन थ्योरी कैसी रही इसकी बात कर रहे हैं। अरस्तू के अनुसार क्रांति क्या है? सबसे पहले प्रश्न यह आ जाता है। तो अरस्तू के अनुसार क्रांति जो वर्तमान क्रांति है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो संविधान में एक छोटा सा अगर कोई चेंज होता है तो उसे भी क्रांति की संज्ञा देता है। अरस्तू शासन और संविधान में किसी भी प्रकार के सामान्य या आधारभूत परिवर्तन को क्रांति कहता है। उसके अकॉर्डिंग क्या है क्रांति के कॉन्स्टिट्यूशन में मामूली सा भी चेंज होता है तो या आधारभूत चेंज होता है तो वो क्रांति कहलाती है। जैसे अगर कहीं मोनार्की है, मोनार्की से एरिस्टोक्रेसी होता है या एरिस्टोक्रेसी से डेमोक्रेसी होता है तो ये सभी क्या होता है? क्रांति होते हैं। अगर कुछ अमेंडमेंट्स में चेंज होते हैं तो वो भी क्रांति होती है। तो छोटा परिवर्तन या बड़ा परिवर्तन किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सभी क्रांति कहलाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि क्रांति के उद्देश्य अरस्तू के अनुसार कौन कौन से होंगे। एम्स ऑफ रिवॉल्यूशन क्या क्या होंगे? नंबर 1 है प्रचलित संविधान को समाप्त करके अन्य संविधान की स्थापना करना। जैसे कुलीन तंत्र को हटाकर संवैधानिक तंत्र की स्थापना करना, एरिस्टोक्रेसी को चेंज करना। सेकंड है प्रचलित संविधान को बने रहने देना। मतलब अगर एरिस्टोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है तो उसको बनाए रखना, लेकिन शासक वर्ग के व्यक्तियों को, किंग को चेंज कर देना या व्यक्तियों को, कोई मिनिस्टर्स है तो उनको चेंज कर देना। थर्ड है प्रचलित संविधान को बने रहने देना परंतु उसमें गुणात्मक परिवर्तन कर देना, जैसे लोकतंत्र को उदार लोकतंत्र में चेंज कर देना। आगे बात करते हैं क्रांतियों के काइंड्स कौन कौन से होंगे रिवॉल्यूशन के, इसकी हम बात करते हैं। नंबर 1 है पूर्ण और आंशिक, टोटल है या उसके किसी पार्ट में चेंज करना। जब संपूर्ण संविधान को रद्द करके नया कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाता है तो इसे पूर्ण क्रांति कहते हैं, और यदि प्रचलित कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लिमिटेड चेंज किए जाते हैं तो उसे आंशिक कहा जाता है। सेकंड है रक्तपूर्ण और रक्तहीन। जब परिवर्तन करने में किसी का रक्त बहता है, मतलब युद्ध होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति कहते हैं। और जब शांतिपूर्ण तरीके से चेंजेज हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। थर्ड है व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत क्रांति। जब किसी व्यक्ति विशेष को उससे पद से हटाया जाता है तो वो क्या कहलाती है? इंडिविजुअल कहलाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को पद से हटाए बिना संविधान में परिवर्तन होता है तो उसे अव्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। फोर्थ, जब किसी वर्ग विशेष का विरोध करने के लिए संविधान में चेंजेस किए जाते हैं तो यह क्रांति का रूप होता है। जैसे धनिक वर्ग अल्पतंत्र या धनिक वर्ग के विरुद्ध क्रांति करके प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी की स्थापना कर देना। अब आगे बात आती है कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन क्या क्या है। कॉजेज की बात करते हैं तो 2 प्रकार के हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य मतलब जो सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब है क्रांतियों के सामान्य कारण कौन कौन से होते हैं। ये 2 कारण बताए हैं अरस्तू ने। एक तो है समानता की इच्छा रखना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? समानता होनी चाहिए। और दूसरा है अन्याय का विरोध। जब किसी के साथ अन्याय किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी क्रांति होती है। अरस्तू के अनुसार असमानता ही क्रांति का मूल कारण है। समानता के बारे में 2 परस्पर विरोधी विचार पाए जाते हैं। एक तो निरपेक्ष समानता और दूसरी आनुपातिक समानता। सामान्य नागरिक निरपेक्ष समानता में विश्वास करते हैं। निरपेक्ष समानता का मतलब है कि सभी नागरिक समान होने चाहिए, उनके बीच संपत्ति, अधिकार, सुविधाओं, पदों आदि का वितरण भी समान होना चाहिए। जो नागरिक योग्यता, शिक्षा, धन, वंश आदि की दृष्टि से सामान्य नागरिकों से उच्च होते हैं वे आनुपातिक समानता में विश्वास
करते हैं। उनका मत होता है कि वे उपरोक्त गुणों के कारण जिस अनुपात में सामान्य नागरिकों से श्रेष्ठ है, तो उनको आगे जाकर सुविधाएं, पद ये भी सामान्य नागरिकों से अधिक प्राप्त होने चाहिए। मतलब जो जितना योग्य होगा उसे उतनी ही सुविधाएं या अधिकारों की प्राप्ति होनी चाहिए। दूसरा वो बात करता है क्रांतियों में विशिष्ट कारणों की, जो वो आगे चलकर बताता है कौन कौन से होते हैं। पहला है लाभ और सम्मान की इच्छा रखना। जब प्रमुख नागरिकों को यह अनुभव हो कि शासक वर्ग और शासक व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें लाभ और सम्मान प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है, तो वो एक क्रांति करते हैं। दूसरा है दुष्टता। जब शासक घमंडी होता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सामान्य हितों की उपेक्षा करता है, तो भी नागरिक क्या करते हैं? क्रांति। तीसरा है भय, मतलब डर से भी लोग क्रांति करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लोगों को ये पता हो जाता है कि आगे उनके साथ अत्याचार होगा, तो वे क्रांति की ओर उन्मुख हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है घृणा। घृणा भी क्रांति को जन्म देता है। फिफ्थ है राज्य की किसी अंग की असंतुलित वृद्धि। मतलब समाज में कुछ लोग तो बहुत उच्च पहुंच रहे हैं, कुछ लोग हैं वो निम्न पहुंच रहे हैं, तो भी ऐसा होता है। सिक्स्थ है नागरिकों में उच्च पद देने में असावधानी। जब नागरिकों को ये लगता है कि उच्च पदों के बंटवारे में, महत्वपूर्ण नियुक्तियों में भेदभाव हो रहा है, तो भी क्रांतियां हो जाती है। विदेशियों को आने की खुली छूट। जब विदेशी नागरिक राज्य में आने लगते हैं, तो भी क्रांतियां होती है, क्योंकि वे जो मूल नागरिक होते हैं उनके साथ पक्षपात करते हैं और उनको बहकाकर क्रांतियां करवाने का प्रयास करते हैं। सातवां है पारिवारिक स्वार्थ। प्राय राजतंत्र और कुलीन तंत्र में पारिवारिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या होता है? क्रांति प्रारंभ होती है। नवा है मध्यम वर्ग का अभाव और आर्थिक असमानता। समाज में क्या होता है? एक तो होता है उच्च वर्ग, दूसरा होता है मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। जब समाज में ये दो वर्ग ही बचते हैं, बीच वाला वर्ग लैप्स हो जाता है, तो ये जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्रांति होने लगती है। 10वां है छोटे छोटे परिवर्तनों की उपेक्षा। जब शासक वर्ग संविधान में छोटे छोटे परिवर्तनों को महत्व नहीं देता, तो भी क्रांतियां प्रारंभ हो जाती है। अब आगे बात आती है विशिष्ट संविधानों में क्रांति के विशिष्ट कारण होते हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पहला है निरंकुश तंत्र में क्रांति। निरंकुश तंत्र के विरुद्ध क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? शासक द्वारा प्रजा के प्रति कठोर दुर्व्यवहार। दूसरा है कुलीन तंत्र में क्रांति क्यों होती है? क्योंकि कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण शासक वर्ग की संख्या अति सीमित होती है और राज्य का सम्मान भी बहुत कम व्यक्तियों को प्राप्त होता है। तीसरा है धनिक तंत्र में क्रांति। तो धनिक तंत्र में जब धनिक वर्ग सामान्य जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार करता है, तो जनता क्रांति पर उतर जाती है। फोर्थ है संवैधानिक तंत्र या संयत लोकतंत्र में, मतलब पॉलिटी, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। पॉलिटी में क्रांति का कारण क्या होता है? यहाँ पर निर्धन वर्ग के अधिकांश नागरिक असंतुष्ट रहते हैं, इसलिए क्रांति होती है। 5वां है डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र में क्रांति क्यों होती है? वहाँ पर निर्धन वर्ग का शासन होता है, जो शिक्षा, संपत्ति, संस्कृति की दृष्टि से हीन होता है। इस वर्ग में धनिक वर्ग के प्रति द्वेष की भावना होती है, इसलिए क्रांति होती है। छठा है राजतंत्र में क्रांति। तो राजतंत्र में जो शासन होता है वो एक व्यक्ति के हाथों में होता है, इसलिए राजतंत्र धीरे धीरे निरंकुश तंत्र में चेंज हो जाता है, तो जनता क्रांति करती है। आगे अरस्तु बताता है रेमेडीज क्या है, क्रांतियों को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। डनिंग के अनुसार अरस्तु क्रांतियों में उत्पन्न होने वाले कारणों की सूची देता है और बाद में अरस्तु ने क्रांतियों के प्रतिकार संबंधी जो उपाय है उनको 2 भागों में वो
डिस्ट्रीब्यूट करता है। दो कौन कौन से तरीके हैं? क्रांतियों के प्रतिकार के लिए सामान्य साधन और दूसरा विशिष्ट साधन वो बताता है। पहले वो चर्चा करता है क्रांतियों को रोकने के सामान्य साधनों की। नंबर 1 है शासक और शासित के बीच जो व्यवहार होगा वो सद्भावनापूर्ण होगा। दूसरा है शक्तियों का विभाजन, मतलब इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। शक्तियों का बंटवारा ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे क्रांति नहीं होगी। तीसरा वो कहता है धन का समान वितरण होना चाहिए और मध्यम वर्ग की उपस्थिति होनी चाहिए। चौथा वो बात करता है कानून की सर्वोच्चता या सर्वोपरिता। कानून सबसे ऊपर होना चाहिए जिससे जनता के मन में यह विश्वास रहे कि उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। पांचवा है शिक्षा का महत्व। वो ये बताता है कि अगर व्यक्ति शिक्षित होंगे, नागरिक शिक्षित होंगे तो क्रांतियां नहीं होगी। छठा है मनोवैज्ञानिक उपाय। शासकों को नागरिकों में देश प्रेम की भावना पैदा करनी चाहिए जिससे क्रांति नहीं होगी। अब वो बात करता है क्रांतियों के विशिष्ट साधनों की कि क्रांतियों को रोकने के विशिष्ट प्रकार कौन कौन से होंगे। सबसे पहले वो बताता है संवैधानिक तंत्र में मतलब पॉलिटी में कैसे होंगे। यह मध्यम वर्ग शासन प्रणाली है जो धनिक और निर्धन वर्ग के हितों के बीच संतुलन करती है और यहाँ क्रांतियों से बचा जा सकता है। दूसरा वो बताता है कुलीन तंत्र में। इसमें क्रांतियों से बचने के लिए आवश्यक है कि शासक वर्ग कुलीन वर्ग जो है वो परस्पर समानता का व्यवहार करे ताकि गुटबाजी न हो। फोर्थ वो बात करता है धनिक तंत्र में। यहाँ पर धनिकों का शासन है, उनके प्रति निर्धन वर्ग में तीव्र वर्गीय ईर्ष्या और विरोध का पाया जाता है। अतः ऐसे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस असंतोष को कम कर सके। फोर्थ वो बात करता है प्रजातंत्र की। अरस्तु का मत है कि प्रजातंत्र में क्रांतियों से बचने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो धनिक वर्ग के प्रति उदार व्यवहार करे और मान सम्मान की रक्षा करे ताकि वे असुरक्षित अनुभव नहीं करें। पांचवा बात करता है निरंकुश तंत्र की। क्रांतियों से निरंकुश तंत्र की रक्षा करने के लिए अरस्तु ने दो उपाय बताए हैं। एक तो जनता का कठोर दमन करना और दूसरा है जनता की सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना या उससे सद्भावना प्राप्त करना। और राजतंत्र में वो बता रहा है उपाय राजा को यथासंभव कानून के अनुसार शासन करना चाहिए, विशेषाधिकारों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यहाँ इस चैप्टर में इस टॉपिक में अरस्तु सबसे पहले तो ये बताता है कि क्रांति क्या होती है। जो आपको स्टार्टिंग में बताया था तो क्रांति क्या थी कि संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति होता है। फिर वो क्रांति के कारण बताता है, विभिन्न शासन प्रणालियों में बताता है और उसको समाप्त करने के उपाय भी वो यहाँ पर बताता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।